हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। और आज पढ़ने वाले हम पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग फिलोसफीज। इसमें हमें देखना है कि जो बिजनेस होता है ना, वो एक ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और चेंजेस आते ही रहते हैं टाइम के साथ। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कभी 4G से 5G हो गया, और गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, सोशली कुछ चेंजेस आ गए, लोगों मतलब कोविड आ गया, ये सारे चेंजेस आते ही रहते हैं। तो कंपनी को भी अगर उसको डील करना है जो मार्केट में चल रहा है इन सब चीज़ों के साथ, जो चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं उसके साथ, तो कंपनी को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो कंपनी क्या कर रही है आजकल? कंपनी मॉडर्न मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर रही है, ताकि कंपनी अपना एक प्लेस बना पाए मार्केट में एक अपना बना पाए, कि अपना स्पेस बना पाए, अपना शेयर बना पाए। ठीक है। और जो कंपनीज क्या हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करने लग गई हैं आजकल। ठीक है। और जो ज़्यादातर फैक्टर्स होते हैं वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये छः फोकस होते हैं हर कंपनी के। फर्स्ट वन इज मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना करना है। इनोवेटिव प्रोडक्ट को कैसे हम और अच्छा और इम्प्रूव करें। ठीक है। अग्रेसिव सेलिंग, हम अपनी सेलिंग को कैसे इंक्रीज करें। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कस्टमर जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। सोसाइटल डेवलपमेंट, ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी क्या है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक रिलेशनशिप बनाना। तो ये सारी चीज़ों पे कंपनीज फोकस करती हैं। अब अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, कोई आईटी कंपनी है, कोई फूड डिलीवरी कंपनी है, और कोई शुगर मेकिंग कंपनी है। तो अब सारी कंपनीज के फोकस अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, फिलॉसफी, काम करने का तरीका, हर चीज़ अलग है। तो उनके जो फोकसेस हैं, जो उनकी फिलॉसफीज हैं, वो भी डिफर करेंगी। डिपेंड करते हैं इन सब में से वो कौन सी चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो शुगर मेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पे फोकस करेगा? मास प्रोडक्शन पे। अब आ रहा है मोबाइल फोन्स में लोगों को इनोवेशन चाहिए, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो वो कहाँ फोकस करेंगे? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो मेरे हिसाब से आजकल हर ही फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम मार्केटिंग पढ़ी इसलिए रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स और वांट्स को देकर सेटिस्फाई करना है। ठीक है। चलते हैं, हमारी 6 फिलोसफीज है मार्केटिंग की जो हमने पढ़ी है, इन पे ही फोकस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारी क्या लिखी थी? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन पे कौन सी फिलोसफी फोकस करती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है वो दो चीजों पे फोकस करता है। फर्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी, सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी। दो चीजों पे फोकस करता है, क्या? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी से क्या मतलब है हमारा? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है ताकि हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कर पाए मार्केट में एट द प्राइस विच इज अफोर्डेबल बाय द कस्टमर। कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो कि कम प्राइस में उसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे किया जाता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और मास प्रोडक्शन अचीव की जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे आप मार्केट भी जाएंगे, अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो वो आपको महंगी पड़ेगी, बट अगर आप उसका ही मान लीजिए आप उससे कहें कि सेलर को कहें कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स चाहिए इस चीज़ के, आप थोड़ा कम प्राइस लगा लो, तो वो कम लगा लेता है। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, परचेज करेंगे, उतना प्राइस हमारा कम हो जाता है, उतना ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके और मास प्रोडक्शन को अचीव करके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी? अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी कैसे होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कराना है, नई नई चीज़ें लानी है, जिससे क्या हो, लोगों को वो प्रोडक्ट उनके तक पहुंचे, हर एक दुकान पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ये कैसे करेंगे? बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स वाइडली अवेलेबल। हर एक दुकान पे हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। आज आप देख लो, कोका कोला, पेप्सी, आपको हर दूसरी दुकान पे वो मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिलती है, 12 रुपए पे, 20 रुपए पे, 24 रुपए पे, 40 रुपए पे, जिस प्राइस पे आप खरीदने को तैयार हो, हर एक प्राइस पे अवेलेबल कराना, दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। भाई या मान लो कोई बंदा गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए भी 20 रुपए वाली पेप्सी बना दी है उन्होंने। तो ये होता है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कराना। अवेलेबिलिटी हमने देख लिया, मास प्रोडक्शन करनी है, वाइडली अवेलेबल होने चाहिए गुड्स। अब ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है आप दिस फिलॉसफी सेज दैट एनी अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विल सेल इफ इट इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू द कस्टमर। ये फिलॉसफी कहती है आप जितने गुड्स को अवेलेबल और अफोर्ड करा देंगे कस्टमर को, वो उतने ही खरीद लेगा। जितने गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी बिक जाएंगी अगर आप उसको दो चीजें कर सकते हो, क्या? अवेलेबल करा सकते हो और अफोर्ड करा दोगे कस्टमर को, तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा।
By concentrating on producing maximum volumes, business aims to maximize profitability by exploiting economies of scale. देखो यहाँ आ गया ना economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम फायदा उठा सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? क्योंकि हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम. इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करके, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज अ वाइबल स्ट्रैटेजी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल क्या है? लिनोवो कंप्यूटर्स ऑफ चाइना, लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन. कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन किया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया उन्होंने, प्रोडक्शन ज़्यादा किया, उसकी वजह से उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट किया और क्या हो गया, उन्हें लो कॉस्ट पड़ गई. लिनोवो कंप्यूटर्स आजकल बिल्कुल अफोर्डेबल भी हैं, अवेलेबल भी हैं. तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट एक्सटेंट नाउ एज फोकस हैज बीन शिफ्टेड टू कस्टमर रेदर देन प्रोडक्शन. आजकल क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आजकल फोकस प्रोडक्शन नहीं, कस्टमर बन गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बन गया. तो इसका, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी आजकल बहुत कम डिमांड है, बहुत कम ही यूज़ करते हैं लोग इस पर. ठीक है, इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का आइडिया क्या था? मास प्रोडक्शन करो, जिससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी. कैसे? बाय एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, ये वाला पॉइंट शायद आप लोगों को समझ ना आया हो, मैं फिर से बता देती हूँ. इट इज़ अ वाइबल स्ट्रैटेजी इन डेवलपिंग मार्केटिंग. डेवलपिंग मार्केटिंग में आज भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है. वाइबल मतलब विच इज़ वर्किंग सक्सेसफुली, विच इज़ वर्किंग एक्चुअली. अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो वो चल जाएगी, ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा प्लान. इट वर्क्स कहाँ पे? ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग मार्केटिंग. ठीक है, बट वो डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप मार्केट में नहीं काम करती. डेवलप मार्केट कौन सी है? यूएस की, वो डेवलप मार्केटिंग है, वहाँ ये नहीं चलेगी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. इंडिया में चल जाएगा, पाकिस्तान में चल जाएगा, चाइना में चल जाएगा, ब्राजील में चल जाएगा, क्योंकि वी आर स्टिल डेवलपिंग. और वाइबल स्ट्रैटेजी कैन, इट इज़ अ वाइबल स्ट्रैटेजी एंड इट कैन वर्क. ओके, कमिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दैट्स अ सेकंड कॉन्सेप्ट. अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? जो हमने क्या किया, हमने पहले गुड्स बना के रख दिए, उसको अफोर्डेबल कर दिया, उसको अवेलेबल कर दिया. अब जरूरी नहीं है उससे बिकेगा. अब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से. मान लो हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में चाहिए ही हमें 100 चीज़ें थी और हमने 120 बना के रख दी, तो 20 तो बंदा खरीदेगा ही नहीं, चाहे अफोर्डेबल हो चाहे अवेलेबल हो, उसको चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों खरीदेगा, है ना. तो अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? ड्यूरिंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सप्लाई इंक्रीज ओवर डिमांड. डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई. इससे क्या हुआ? ग्रेजुअली लो कॉस्ट प्लस अवेलेबिलिटी कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज इन सेल्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म. अब कम प्राइस, अफोर्डेबल हो चाहे अवेलेबल हो, उससे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई सेल्स इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही कितनी थी? 100 की, सप्लाई आ रही थी 120 की. तो सेल्स इंक्रीज होने का, ग्रोथ करने का, सर्वाइवल करने का कोई तुक ही नहीं बनता. अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, उससे बहुत सारे चॉइसेस देने पड़ेंगे. मान लो आपका ए प्रोडक्ट है और उसका पहले एक ही यूज़ था, अब आपको उसके यूजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. इससे क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक है, और क्या कर सकते हो आप कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और गिव मोर चॉइसेस टू द कस्टमर्स. कस्टमर को और चॉइसेस हो गया, अब हमें डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी, विच लीड्स टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब इस कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या है कि कस्टमर प्रेफर करेगा प्रोडक्ट जिसकी क्या हो? बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर फीचर्स. ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी क्या है? कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट हैव बेटर क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर, QPF, क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स, QPF, क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स. अब इसका फोकस सिर्फ इनोवेशन पे है. प्रोडक्ट को बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ. आइडिया गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ. अगर कोई चीज़ अच्छी है ना तो वो बिकेगी ही बिकेगी. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है. अब एप्पल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, अगर ये मार्केट में आएगा तो ये कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि हम इतनी शानदार क्वालिटी लेके आ रहे हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, इतने शानदार फीचर्स है. हमारे जैसा कैमरा किसी का है ही नहीं, हमारे जैसा सॉफ्टवेयर किसी का है ही नहीं. गूगल कहता है हमारे जैसा सर्च इंजन दूसरा है ही नहीं. तो भाई हमारे जैसा प्रोडक्ट ही नहीं, हम इतने इनोवेटिव हैं, हम कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमारी टक्कर का कोई है ही नहीं. तो ये वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो खुद ही बिकता है, हमें बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, गुड प्रोडक्ट अगर उसका सही प्राइस लगा हुआ है, सही से प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो मार्केट में खुद ही बिक जाएगा. लो प्राइस इज नॉट अ कंडीशन टू गेट इट सेल इन द मार्केट. यहाँ पर प्राइस कम करने की जरूरत नहीं होती है. प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्राइस ठीक ठाक है, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसका अच्छा से किया है, तो मार्केट में वो खुद बिकेगा. प्राइस कम करने की नीड नहीं आती. 10 प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकम द की टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द फर्म्स इन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जितनी भी फर्म्स हैं उनका टारगेट होता है प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, और उसी से ही उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. आई होप आप सब समझ गए हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट.
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने वर्क करना बंद कर दिया था क्योंकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेलर्स आ गए थे जो क्या कर रहे थे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जिसकी वजह से अब कस्टमर को अपने पास रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिलॉसफी लगानी पड़ेगी। तब मार्केट में आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं हम एक बारी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाज नॉट वर्किंग विद द चेंज इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा था उसके साथ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि समथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वर मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब मार्केट में इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट के सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं, कि अब कंपटीशन उससे ज़्यादा हो गया कि अब सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब हम ऐसा क्या अलग करें जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास रहे। ठीक है, समथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड टू कीप कस्टमर नाउ। अब कस्टमर को अपने पास रखने के लिए कुछ नया लाना पड़ेगा। तब ये फिलॉसफी आई, फिलॉसफी को चेंज किया गया। अब माना जाता था, इट वॉज नाउ बिलीव दैट कस्टमर वुड नॉट बाय इनफ अंटिल और अनलेस दे आर कन्विंस्ड और इन्फ्लुएंस टू डू सो। जब तक हम उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, तब तक वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट लाया गया। देयरफॉर सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेलिंग क्या है? एक एक्ट है, देयरफॉर सेलिंग क्या है? एक एक्ट है जिससे इन्फ्लुएंस किया जाता है कस्टमर्स को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, यहाँ पे फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है, वेज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट को हम किस किस तरीके से बेचें कि कस्टमर उसे खरीद ले। द सेलिंग एफर्ट्स आर सपोर्टेड बाय प्रमोशनल एक्टिविटीज़। बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं सेलिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। आइडिया यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे कुछ भी और एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन, कुछ भी बिक सकता है, हर कुछ बिक सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। Anything and everything can be sold. The concept can also be applied in the firms having over capacity in which, जहाँ पे जो हमारी फर्म्स हैं जिनमें ओवर कैपेसिटी है, मतलब हमारी सप्लाई कम है, हमारी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अब हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट्स बच गए हैं, मान लो हमारी डिमांड थी 100 की बट हमने सप्लाई करी 120 की, तो हमारे 20 प्रोडक्ट्स बच रहे हैं। तो ऐसी फर्म्स में जहाँ पे ओवर कैपेसिटी है, वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम? सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, वैक्यूम क्लीनर, फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब आपको कितनी बार कॉल्स आते हैं? आप मम्मी पापा से पूछना क्रेडिट कार्ड्स के लिए कितने कॉल्स आते हैं उन्हें, कि मैम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा लो, सर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा लो, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमें कन्विंस कर रहे हैं कि हम उनके प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, चाहे वो हमें चाहिए भी ना हो, हमारे को उस टाइम पर उसकी नीड भी ना हो, बट वो हमें ऐसा फील करवा देंगे, ऐसा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि हमें लगेगा कि हाँ भाई चाहिए। इतने बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी को कोई घर पे आया सेल्समैन, कोई प्रोडक्ट लेके वो चिपका के चला जाता है, चाहे हमारे को उसकी नीड भी ना हो। दैट्स कॉल्ड अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर को उसकी नीड नहीं है, वांट नहीं है, बट वो फिर भी उसको बेच के चला गया वो प्रोडक्ट, उसे कहेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। ठीक है, कस्टमर डजंट नीड देम बट इफ परसुएडेड कॉन्स्टेंटली कस्टमर बाय देम। अब ये क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। HDFC बैंक है, वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट हर महीने में 5, 10, 15 ऐसे कॉल्स आते ही आते हैं। तो ये बार बार बोलेंगे तो एक बार तो मैं भी सोचूंगी कि यार खरीद ही लेती हूँ। ठीक है, इससे कहा जाता है कि इफ इट इज़ परसुएडेड कॉन्स्टेंटली, इफ इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, कन्विंस्ड अगेन एंड अगेन, देन वील बाय दैट प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि है जो कस्टमर है वो अभी तो प्रोडक्ट को खरीद लेगा, क्योंकि उसको हमने बार बार बोला, बहुत कन्विंस के, बहुत इन्फ्लुएंस को, अभी तो वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन अगर वो आगे जाके डिससेटिस्फाइड होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ नहीं करेगा, वो आगे जाके इस प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा किसी से पॉजिटिवली। तो वो होता है ना एक कि वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये वाली बुक्स खरीद लो तो आप खरीद लोगे। ठीक है, वो चीज़ अगर आपको कोई खुद ही चीज़ पसंद नहीं आई, खुद ही प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो वाई वुड आई रेफर टू यू कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, राइट? वो होता है कि इसका सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक डिसएडवांटेज ये है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर फेडअप हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्समैन की वजह से, कि इन्फ्लुएंस कर करके हमारे को अननेसेसरी परचेजेस करा रहे हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स भी सेटिस्फाई नहीं हो रही उससे, तब मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे बोला जाता है मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट प्रपोजेज दैट द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग की डेफिनेशन आप सब पढ़ के आए हो। यहाँ पे हम असर्टेन करेंगे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उसको समझने के बाद उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। और हमारे मोटिव्स क्या हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर इज द किंग। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कन्वर्ट्स नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, राइट? उसके बाद इसका आइडिया क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का आइडिया क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हेन कंपनी अश्योर्स दैट कस्टमर आर सेटिस्फाइड आफ्टर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ बेचना हमारा टारगेट नहीं है, बेचने के बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाइड भी हो, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा फोकस है। हमारा फोकस है
हम अपने अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आगे जाके हम उसको वर्ड ऑफ माउथ भी करेंगे, उसको रेफर भी करेंगे कि भाई वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करके देख, वो वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करके देख, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। दैट कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ करता है, वो आगे रेफर करता है, उससे हमें न्यू कस्टमर्स भी मिलते हैं। तो फोकस क्या है, जो अभी के कस्टमर है उनको रिटेन करना और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्ट सर्विस और सोल्यूशन इज रेडी एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल्स हैज़ बीन मेड। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। हम अंडरस्टैंड करते हैं नीड्स और वांट्स को, वो प्रोडक्ट बनने से पहले करते हैं कि ऐसे नीड्स और वांट्स हैं कस्टमर्स की और ऐसे हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का। और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद भी, सेल्स होने के बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यूज, क्योंकि हम तब तक वेट करते हैं जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कैसी अप्रोच है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, राइट। ऑल डिसीजन टेकन कीपिंग इन माइंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी डिसीजन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लिया जा रहा है तो इट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन कस्टमर। कस्टमर कितने प्राइस पे खरीदेगा, कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कस्टमर को पैकेजिंग कैसी पसंद आएगी। हम वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर ओनली। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेज ऑन कस्टमर, इट टेक केयर्स अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे कस्टमर को माइंड में रख के लिए जाएंगे। ओके उसके बाद आता है कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है इस कॉन्सेप्ट में। कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है कस्टमर वांट्स ट्रिपल डोर इन रेफ्रिजरेटर। मान लो कस्टमर को चाहिए ट्रिपल डोर चाहिए मुझे रेफ्रिजरेटर में, कस्टमर की नई नीड आई है, कस्टमर की आती रहती हैं ऐसे वांट्स कि हाँ भाई यार 3 डोर वाला रेफ्रिजरेटर लाओ, ऐसा फ्रिज लाओ जिसमें 3 डोर हो। तो एलजी और गोदरेज ने उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ताकि कस्टमर की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, एलजी और गोदरेज लेके आए 3 ट्रिपल डोर इन रेफ्रिजरेटर्स। एग्जाम्पल है ये। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। अब आप देखिए मार्केटिंग और सेलिंग थोड़ा थोड़ा सेम लगता है बट दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे अलग है? मार्केटिंग में हमने क्या कहा था, इट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ बेचना नहीं है, बेचने के बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक भी हमें वेट करना है। ठीक है, सेलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ही एक पार्ट है सेलिंग, बट इट इज़ नॉट मार्केटिंग, राइट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, हमारी ये पॉइंट्स हैं, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। कैसे कैसे दोनों डिफर करते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं, कस्टमर को वही प्रोडक्ट देते हैं जो उनको ज़रूरत हो। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ कस्टमर को इनकरेज करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे और हम उसको बेच देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाई करना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करना सेल्स को। स्कोप वाइडर है, यहाँ पे नैरो है। ये मार्केटिंग में और भी चीज़ें आती हैं सेलिंग के अलावा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, हमें पता भी है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च बहुत सारी करनी होती है कस्टमर के बारे में, नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट डिज़ाइन होने के बाद फिर मार्केटिंग करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे। ठीक है, सेलिंग करेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग है, बेचना है बेचना है बेचना है, एनीथिंग एंड एवरी कैन बी सोल्ड। ठीक है, एम्फोसिस यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है, कस्टमर की नीड्स क्या है हम वही बनाएंगे। यहाँ पे फोकस किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, ये वाला प्रोडक्ट हमें बेचना है, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ प्रॉफिट अर्न करते हैं सेल्स और प्रमोशन करके, अट्रैक्टिव सेल्स एंड प्रमोशन करके। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर से। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे स्टार्ट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे को, हमें बस उसी को बेचना है, वहीं से ये सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। लेकिन जो ये स्टार्ट होता है ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स से स्टार्ट होता है। कस्टमर की क्या नीड्स है स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट बनने से भी पहले स्टार्ट हो जाता है मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन, दिस कॉन्सेप्ट थिंक्स अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन डीपली। यहाँ पे मार्केटिंग को हम डिवाइड करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं, मार्केट के सेगमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बेचना है बस जो भी हमारे हाथ में प्रोडक्ट। इसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 4th चैप्टर में आएगा आपका। यहाँ पे हम मार्केटिंग मिक्स करते हैं, यहाँ पे 4 P's का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ इट ओनली फोकसेज ऑन प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिवनेस, एप्लीकेबल इन प्योर कंपटीशन मार्केट। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है जहाँ पे फुल ऑन कंपटीशन होता है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, कौन बेटर है, किस अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन मार्केट। ये तो यूजलेस है प्योर कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन वही जीतेगा जो आखिरी में कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, राइट और रॉन्ग, राइट। ठीक है, प्राइस, यहाँ पे कंज्यूमर डिसाइड करता है प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस, जितनी कॉस्ट लग रही है उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कि भाई 10 रुपये की कॉस्ट है, 2 रुपये का हमें प्रॉफिट कमाना है तो 12 रुपये का प्राइस लगा के बेच दो। यहाँ पे कस्टमर डिटरमाइन करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप मान लो आपको कोका कोला मिल रही है 10 रुपये में, लेकिन आपको पेप्सी मिल रही है 15 में, तो ऑब्वियसली कोका कोला जीतेगी, कोका कोला ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, तो कस्टमर के ऊपर कस्टमर डिसाइड करता है यहाँ पे प्राइस को। उसके बाद है व्यू ऑन बिजनेस, इट व्यूज बिजनेस एज अ कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। यहाँ पे बिजनेस को एक ही मोटिव है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
बिजनेस को कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस की तरह ही देखा जाता है कि हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. इट व्यूज बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. यहाँ पे हमें गुड्स बनाने हैं, बिजनेस में गुड्स बनेंगे, वो बिकनी है, बनेंगी बिकेंगी, बनेंगी बिकेंगी. दैट्स बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेलिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, क्योंकि ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मैं आपको ये बताती हूँ. इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा बस, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग. देन पिलर्स ऑफ मार्केटिंग. पहले ये देख लेते हैं मार्केटिंग के पिलर्स क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है. 4 स्टेप्स हैं उसके. सबसे पहले क्या है, टारगेट कस्टमर्स को, टारगेट मार्केट के टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनकी नीड्स और वांट्स को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, राइट. देखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गिवन वाइटल इंपॉर्टेंस एंड चेंज आर मेड इफ कस्टमर इज नॉट. कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, मानो हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाए, हम कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रहा है ये कमी है, हमें उन कमियों को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ताकि हमारा कस्टमर क्या रहे, सेटिस्फाई रहे. मार्केटिंग लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी है विच कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ. क्या क्या आता है, सबसे पहले उसमें प्रोडक्शन होता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसका प्रमोशन किया जाता है. प्रमोशन प्राइसिंग साथ में ही है, प्राइसिंग की जाती है, प्रोडक्ट बन गया, प्रमोट कर दिया, अब उसका ऑर्डर्स आ गए तो अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब सेलिंग हो रही है, बिक रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है. प्रॉफिट्स आर नॉट इग्नोर्ड बट दे आर बिल्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड रियलाइज विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यहाँ पे प्रॉफिट को बिल्कुल इग्नोर, ऐसा नहीं है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं. कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिट होना ही होना है, बिकॉज आर कस्टमर आर सेटिस्फाइड, आर कस्टमर्स आर लॉयल टू अस, राइट. कमिंग टू द लास्ट सेकंड टॉपिक दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है, मार्केटिंग आप लोग समझते हो, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना है बट सोसाइटी का अब कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना है बट सोसाइटी का ध्यान रखते हुए हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द सोसाइटी. अब देखते हैं हम. देखो, कंपनी जो है वो सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटी में वर्क कर रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, सोसाइटी की हवा, सोसाइटी के रोड्स, सोसाइटी का सब कुछ, सोसाइटी के लोग उनको ही बेचती है ना. तो अब सोसाइटी से अगर तुम फायदा ले रहे हो तो तुम्हें सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा. उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो करना है बट ऐसे तरीके से करना है कि आप कस्टमर और सोसाइटी के वेलबींग का ध्यान रखो. उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. मार्केटिंग फंक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स एंड वांट्स को, जैसे मार्केटिंग में होता है. फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को अलाइन किया जाता है इस तरीके से कि जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, सोसाइटी को इम्पैक्ट ना करे, प्लस कंपनी जो है वो एक सोसाइटी का ट्रस्ट गेन कर पाए, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमेज क्रिएट कर पाए, और ये सब करते हुए प्रॉफिट्स भी बनाए. क्योंकि बिजनेस किस लिए करते हैं, एवरीवन डू बिजनेस फॉर मेकिंग द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स तो हमें कमाने हैं बट हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है, उसको एक ट्रस्ट गेन करना है सोसाइटी का, और एक इमेज क्रिएट करनी है दैट इट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग विद अ नोबल कोज, मार्केटिंग विद अ नोबल कोज, ठीक है. सोसाइटी का ध्यान रखते हुए हमें प्रॉफिट मेकिंग करनी है, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है एयरटेल का एक कॉन्सेप्ट है सेव टाइगर कैंपेन. वहाँ पे वो टाइगर को सेव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं. सोसाइटी के लिए वो सोसाइटी क्या कर रही है, उनको कस्टमर्स दे रही है, और जो 5G 4G आपको पता है उससे इन्वायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट आता है. तो उसको कवर करने के लिए, उस इम्पैक्ट को कवर करने के लिए एयरटेल क्या करती है, सेव टाइगर कैंपेन करा हुआ है उन्होंने स्टार्ट, ठीक है. ये हो गई उनकी सोसाइटल मार्केटिंग. उसके बाद आइडिया जो है, आइडिया भी सेम है. 5G 4G आपको पता है इस सबसे पॉल्यूशन बहुत होता है, और जो हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह, उनको बहुत इंपैक्ट आता है. अब उसके लिए हम एक अच्छी चीज़ भी कर लेते हैं, हम कुछ बुरा कर रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेके कंसर्न है और डिफोरेस्टेशन को लेके कंसर्न है. इनका आइडिया ये है कि भाई हम डिफोरेस्टेशन पे काम कर लेंगे, पेड़ वेड़ लगाते होंगे ये लोग, और जो आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इंडिया में, उसको कम करने के लिए अवेयरनेस फैलाते होंगे. दैट्स आइडिया सोशल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ITC का क्या है, ITC का ब्रांड है क्लासमेट स्टेशनरी. इसके आपने देखा होगा रजिस्टर्स आते हैं, पेंसिल्स आते हैं. वो कहते हैं हमारी सेल्स का हर एक रुपये हम स्पेंड करेंगे किस पे, CSR में. दैट इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है. उनका था वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है. उसके बाद आता है लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. आई यू गाइस हैप्पी कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. बस ये कर लेते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग. मार्केटिंग तो आप लोग समझते ही हैं, और शायद रिलेशनशिप भी समझते हैं कि नहीं. अब तो तुम्हारी उम्र आ गई है, रिलेशनशिप तो समझते ही हो, है कि नहीं. ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये दूसरा रिलेशनशिप है. यहाँ पे क्या होगा, जो एक कंपनी है
वो अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना लेती है, हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार खरीदते हैं तो हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है उसके साथ। जैसे मेरा है कि मुझे भाई सेंसोडाइन की टूथपेस्ट ही चाहिए, तो मेरा एक सेंसोडाइन के साथ एक रिलेशनशिप है दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम लॉयल टुवर्ड्स सेंसोडाइन। मैं उसी की ही टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, मैं किसी और के पास नहीं जाती। तो वो एक रिलेशनशिप बनाना मार्केटिंग के थ्रू, उसको बोला जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है, फिर वो उसे होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चर से खरीदता है, फिर वो जो सप्लायर है, होलसेलर है, वो आगे जाके रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कौन होते हैं? जो ये दुकानें वुकानें होती है ना हमारे पास, जो डायरेक्टली कस्टमर जिससे खरीदता है उसे बोला जाता है रिटेलर। रिटेल शॉप से कस्टमर खरीदता है और तब जाके कस्टमर के पास चीज़ें पहुंचती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, सप्लायर और लास्ट में कस्टमर, इन सबके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करना और सेटिस्फाई करना, रेदर देन बीइंग ट्रांजेक्शनल इन नेचर। ऐसा नहीं हमें बस एक बार ट्रांजेक्शन करनी है, उसके बाद कस्टमर ले ना ले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में, हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो हमें कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद ये अप्रोच सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ नहीं बनाती, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बनाती है। बिजनेस पार्टनर्स कौन होते हैं हमारे? मैंने अभी बताया आप सबको, जो सप्लाई चेन में आ रहे हैं। और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक चीज़ इसमें बहुत और आती है, जो मैं बोलूँगी कि रिटेलर से कस्टमर तक जाने में जो बीच में आते हैं, वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले। जो आजकल डिलीवरी आ गई ना, डिलीवरी करवाते हैं प्रोडक्ट्स की घर पे, तो बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बंदे भी आ जाते हैं। अब इन सब के साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, दैट विल बी कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। ऑल्दो आइडिया ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर वॉज गिवन इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया है, कस्टमर रिलेशनशिप से फोकस किया। बट रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम एक्सटेंड करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और रिलेशनशिप मार्केटिंग को यूनिक बनाते हैं। क्या होता है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स बनती हैं उससे ही रिलेशनशिप मार्केटिंग यूनिक बनती है, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बनाते हैं। कहाँ पे? रिलेशनशिप मार्केटिंग में। ये अप्रोच कहती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखिए अपने पार्टनर्स के साथ, जो कि सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो हमारे प्रोडक्ट्स को घर तक पहुंचाएंगे, डिलीवरी करेंगे, ठीक है। सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर जो सप्लाई कर रहे हैं हमारे को प्रोडक्ट्स। इससे होगा क्या? रिलेशनशिप मार्केटिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो इससे होगा क्या? बेटर चैनल अरेंजमेंट, चैनल अरेंजमेंट बेटर हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन, अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हमारा काम बिना लड़ाई झगड़े के हो जाएगा। लेस कन्फ्लिक्ट्स, और एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। जब लड़ाई झगड़ा कम होता है तो काम बहुत स्मूथली होगा और एफिशिएंटली होगा। एफिशिएंटली मतलब और ज़्यादा एज से होगा, और ज़्यादा अच्छे से होगा, और ज़्यादा स्मूथली होगा। कोई दुविधा नहीं आएगी, बहुत आराम से काम होगा अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है। मान लो हमारी सप्लायर से लड़ाई हो रखी है, वो कह रहा है भेज रहा हूँ माल भेज रहा हूँ, और वो 3-3 4-4 दिन लेट करता है आपकी डिलीवरी, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिम, ठीक है। तो रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। आप नेटवर्किंग की पावर समझिए, यहाँ पे नेटवर्किंग की पावर समझाना चाह रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपके भी अच्छे संबंध होने चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अपने टीचर्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, सबके साथ। तुम्हें इवन ये नहीं पता कौन तुम्हारे कब काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग में वापस आते हैं टॉपिक पे। रिलेशनशिप मार्केटिंग में सबको ही अपना कस्टमर माना जाता है, और हमारा टारगेट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिलेशनशिप से क्या होता है? बाय रिलेशनशिप बिल्डिंग विद ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स वी कैन डेवलप स्ट्रैटेजीज दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एवरीवन इन द इंटायर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उस तक जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आई है, सबके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करो कि उसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं जिसमें सबका फायदा हो। एवरी वन इज बेनिफिटेड, एवरी वन इंटरेस्ट हैज बिन टेकन केयर ऑफ, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? सबके सब जीतेंगे, सबके सब खुश, सबके सब जीतेंगे। तो चलिए, हम भी जीत गए हैं, हमने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। आई होप यू आर लविंग इट। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाइए, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।